हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डोडो एजुकेशन पर। और आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले जीरो चैप्टर में हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सीख रहे होंगे, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो आज का टॉपिक जो है, देखो, वो आप सब जानते हैं। मैं समकोण त्रिभुज और कुछ एक त्रिभुज के बारे में अन्य प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा। पर समकोण त्रिभुज में एक जो विशेष बात हमसे कभी कभी ध्यान, अब 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हमारे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, कुछ स्टूडेंट का जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं। तो उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, और एक नया जो बात मेरे को बतानी है त्रिभुज के बारे में वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। जैसे आप यहाँ एक त्रिभुज देख रहे हैं, तो इस त्रिभुज में देखो आप, ये जो कोण है बी पर बना हुआ, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और बाकी बचे दो कोणों को मैंने अल्फा बीटा नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा 1 थीटा 2 दे दो आप नाम। तो ये 90 है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है। तो ये अगर 90 हो गया तो बाकी इन दोनों का मिलके योग जो होगा 90 होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग जो होगा वो भी 90 होगा। तो अल्फा और बीटा अलग अलग देखा जाए तो वह 90 से कम ही आएंगे। मतलब ये दोनों न्यून कोण होंगे। 90 से जो कोण कम होते हैं उनको अपन न्यून कोण बोलते हैं। तो ये लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसके अन्य दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी जो आप सब जानते हैं। देखो अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो समकोण त्रिभुज में बात आ जाती है लंब की, आधार की और कर्ण की। वहाँ हमें ये समझना पड़ता है, क्योंकि ये जो लंब, आधार और कर्ण होते हैं ये केवल समकोण त्रिभुज में ही परिभाषित किए जाते हैं, अन्य जगह परिभाषित नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली जब ऐसा त्रिभुज हमारे सामने आता है तो स्टूडेंट क्या गलती करता है कि वही इस क्षैतिज भुजा को तो हमेशा आधार मानता है, खड़ी भुजा को हमेशा लंब मानता है, और इस तिरछी भुजा को कर्ण मानता है। तो यहाँ पर ये जो मानने का तरीका है ये कभी कभी तो बिल्कुल सही बैठ जाता है और कभी ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि अधूरी जानकारी में वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो माना जाता है इस तरीके से, ये जनरली अल्फा और बीटा के आधार पर माना जाता है। अल्फा और बीटा में पहचान कराएंगे कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। कर्ण तो सेम ही रहता है, चाहे आप अल्फा के लिए लिखो चाहे बीटा के लिए लिखो, ठीक है ना। पर अगर हमें अल्फा कोण के लिए लिखना है तो फिर उसके हिसाब से हमें पहचानना पड़ेगा कि किसको आधार माने किसको लंब माने। और बीटा कोण के हिसाब से लिखें तो उसके लिए भी हमें आधार और लंब पहचानने पड़ेंगे। कर्ण की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ण दोनों के लिए एक जैसा ही होता है। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा कोण के लिए जब हम लिखेंगे तो अल्फा कोण के साथ, सबसे पहले मैं कर्ण के बारे में बता देता हूँ। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप देखो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC है। तो AC जो है वह दोनों में ही, अल्फा कोण के लिए लिखो चाहे बीटा कोण के लिए लिखो, AC हमेशा कर्ण रहेगा। आप देखो सबसे पहले नीचे देख लेते हैं अपन, AC हमेशा क्या रहेगा? इसमें कर्ण ही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ लंब की और आधार की। तो अल्फा कोण के लिए जो आधार बनेगा वो BC बनेगा। अब BC क्यों बनेगा? क्योंकि कोण जिस भुजा के साथ लगा हुआ रहता है, कर्ण के अलावा कोण जिस भुजा के साथ लगा हुआ रहता है वो हमेशा आधार बनता है। तो यहाँ पर अल्फा कोण के लिए BC आधार बनेगा, और कोण के सामने की भुजा लंब बनती है। तो अगर अपन अल्फा कोण के लिए लिख रहे हैं तो अल्फा कोण के लिए हमें BC को आधार और AB को लंब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, BC आधार और AB हमारा लंब है। अब जैसे मान लो अपने को बीटा कोण से पहचान करनी है, ठीक है ना। तो बीटा कोण के लिए अगर AC को छोड़ दिया जाए, AC क्योंकि कर्ण है, वो तो कर्ण है ही सही, तो बीटा कोण के साथ लगी हुई भुजा AB है। तो बीटा कोण के लिए AB आधार बनेगा, AB आधार, और बीटा कोण के सामने की भुजा BC है तो ये लंब बन जाएगी। तो देखो आप दोनों में अंतर आ गया। अल्फा कोण के लिए BC आधार था, जबकि यहाँ BC इस बीटा कोण के लिए लंब है। तो ये पहचान करना बहुत आवश्यक है, ये क्योंकि आधार, लंब और कर्ण ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये केवल चित्र के आधार पे अपन क्षैतिज को आधार मान ले, खड़ी भुजा को लंब मान ले, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ये तय होते हैं अल्फा और बीटा के आधार पे। तो कभी कभी इसकी ओर स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, जनरल स्टूडेंट इसमें गलती करता है। तो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया, क्योंकि 11th क्लास में इसका क्लियर होना जरूरी है। अब आ जाते हैं इसके बाद इन कोणों के आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, आपने त्रिकोणमितीय अनुपात भी पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। थोड़ी मैं आपकी पूर्व जानकारी का यूज यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वहाँ से जानकारी है। तो यहाँ पर अल्फा जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम बोलते हैं साइन कोस टेन, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम जैसे कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो इनको यहाँ पर अपन लेंगे, इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं।
तो ये भी एंगल के हिसाब से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिया है साइन अल्फ़ा के लिए लिया पहले, तो अल्फ़ा के लिए साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, और अल्फ़ा के लिए कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए टेन अल्फ़ा, फिर इनके उल्टे यहाँ भी लिखूंगा मैं आपके सामने। तो साइन अल्फ़ा की अपन पहले बात करते हैं। तो आपको देखो साइन अल्फ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है यहाँ पर भुजाओं का अनुपात। जो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बनता है, ठीक है ना। तो जैसे साइन अल्फ़ा क्या बनेगा, तो आपको एक शॉर्टकट बताया भी होगा 10th क्लास में, और नहीं बताया तो आप इसको जैसे पढ़ा जाता है, हमें बताया गया था उस समय जब हम पढ़ते थे, लाल बटा कक्का, इसको बोलते थे हम लाल बटा कक्का, ठीक है ना, ऐसे याद रह जाता है, शॉर्टकट है। तो जो इसमें पहला वाला भाग, इसमें एल को लंब पढ़ा जाता है, ए को आधार पढ़ा जाता है और के को कर्ण पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट है, एक तरीका है, मतलब कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है ये, ठीक है ना, ये केवल याद रखने का तरीका है। तो इसमें जो साइन है, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पहला जो टर्म है अपने पास, इसको पढ़ेंगे अपन लंब बटा कर्ण। तो आगे वाली जो टर्म है ये लंब बटा कर्ण, ये साइन, इसकी पहचान साइन से होती है, मतलब इस साइन अगर जब मैं साइन लिखूंगा तो साइन का मान लंब बटा कर्ण लिखूंगा। ऐसे जब मैं कोस लिखूंगा तो बीच वाला कोस जो है आधार बटा कर्ण लिखा जाएगा, और जब टेन लिखना होगा तो लंब बटा आधार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अल्फा कोण के लिए साइन अल्फा जो है वो बनेगा यहाँ पर लंब बटा कर्ण। तो अल्फा कोण के लिए लंब कौन है, देखो आप, ए बी लंब है, ठीक है ना। तो ए बी और बटा इसका जो आधार है, सॉरी कर्ण है, कर्ण जो है वो ए सी है, तो इसका मान हो जाएगा ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण। ये हमारे पास साइन अल्फा आ गया, लंब बटा कर्ण। अब आप इसके साथ इसका उल्टा भी लिख दो, कोसेक अल्फा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन अल्फा का व्युत्क्रम कोसेक अल्फा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बटा ए बी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लिखते हैं कोस अल्फा। तो कोस अल्फा जो है, कोस बीच वाले से निकलता है, मतलब आधार बटा कर्ण से, ठीक है ना। तो आधार देखो यहाँ पर कितना है, आधार आपके पास है बी सी, और कर्ण हमारे पास ए सी है ही सही, ठीक है ना। या तो यहाँ से पहचान लो या चित्र से आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा, इसका उल्टा होता है सेक अल्फा। तो सेक अल्फा को हम लिखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे ए सी बटा बी सी। ऐसे अगर हम टेन अल्फा लिखें तो टेन अल्फा लास्ट वाले से निकलता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार आप करोगे तो लंब का मान तो है हमारे पास ए बी, और आधार का मान है हमारे पास बी सी, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सी बटा ए बी। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये हमने अल्फा कोण के लिए लिखे, ऐसे यहाँ पर आप बीटा कोण के लिए लिख सकते हो। तो अपने बीटा के लिए भी लिख देते हैं, बीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास टोटल होते हैं। तो बीटा कोण के लिए हम लिखते हैं पहले साइन बीटा। तो साइन बीटा देखो क्या बनेगा, वापस फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटा कर्ण। अब इसका लंब पहचानो आप, तो लंब हमने इधर पहले पहचान रखे हैं, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो लंब इसका है बी सी, तो बी सी बटा हो जाएगा ए सी, कर्ण ए सी है। इसका उल्टा हम लिखें कोसेक बीटा, तो कोसेक बीटा इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बटा बी सी। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कोस बीटा। कोस बीटा देखो क्या बनेगा, कोस का बनेगा आधार बटा कर्ण। ये लाल बटा कक्का रट लेना आप, तो इससे बिल्कुल अच्छा हो जाता है मामला, ठीक है ना। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मतलब ए बी और कर्ण का मतलब ए सी, ये हो जाएगा। इसके बाद सेक बीटा, सेक बीटा इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बटा ए बी। और लास्ट बच रहा है हमारे पास टेन बीटा। तो टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब है यहाँ पर देखो बी सी, और आधार है ए बी। इसका उल्टा करेंगे हम तो कोट बीटा आ जाएगा ए बी बटा बी सी, ठीक है ना। तो अपन ने पहले पहचान करके सारे मान हमने लिख दिए हैं, और आप चाहो तो चित्र को देख के भी या सीधा लिख सकते हो, ठीक है ना। चित्र से लिखने की भी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पहले अभी एक तो लंब आधार और कर्ण कैसे पहचानते हैं इसकी जानकारी दी मैंने आपको इसमें, और त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखते हैं अलग अलग कोणों के लिए वो मैंने आपको बताया, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। अब समकोण त्रिभुज में की एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ पर लंब आधार कर्ण होना है, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। ऐसे ही समकोण त्रिभुज में ही एक प्रमेय लगती है जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो नेक्स्ट मैं पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लेता हूँ, चलिए। तो समकोण त्रिभुज का ही एक गुणधर्म और है, उसको कहते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, ठीक है ना। तो
इसका इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अल्फा कोण बीटा कोण दिखाए गए हैं और ये त्रिभुज ABC है। तो इसमें हम एक जो गणितीय कथन है उसको अपन यहाँ सत्यापित मानते हैं, ठीक है ना, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कर्ण होता है आपका, जैसे AB कर्ण है इसमें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसमें रूल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होगा, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसमें होता है। अब इसमें जैसे मान लो अल्फा कोण के लिए आपको इस इक्वेशन को लिखना है, तो अल्फा कोण के लिए हम जानते हैं कि BC आधार है और AC लंब है। तो यहाँ पर देखो मैंने आधार को BC ले लिया, तो कर्ण तो AB हो गया, AB का स्क्वायर, आधार BC हो गया तो BC का स्क्वायर, और लंब हो गया AC तो AC का स्क्वायर। और इसी को अगर अपन बीटा कोण के लिए लिखें, इसी पाइथागोरस प्रमेय को हम बीटा कोण के लिए लिखें, तो बीटा कोण के लिए आप जानते हो कि इसके साथ लगी हुई भुजा ये आधार रहेगी AC। तो देखो आधार की जगह तो मैंने AC स्क्वायर लिखा है और लंब की जगह BC स्क्वायर लिखा है, क्योंकि बीटा कोण के लिए लंब होगा BC, बाकी कर्ण तो सेव रहेगा ऐसे ही। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की सहायता से हम भुजाओं के मान ज्ञात करते हैं। आपने किए भी होंगे 10th क्लास में। यहाँ पर मैं उदाहरण नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं। मैं उदाहरण उन चीज़ों के लूँगा जो आप यहाँ मैं नया बताऊँगा आपको, या बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा तो उदाहरण में मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं नई चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, ठीक है ना। तो ये सब आपको आता होगा ऐसा मैं मानता हूँ, पर मैं आपको बस केवल थ्योरी को रिकॉल कर रहा हूँ, आपकी थ्योरी को रिकॉल कर रहा हूँ, ताकि हमारा कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहे जो हमारी नॉलेज में ना आए। तो यहाँ पर ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पर एंगल्स के मान जो होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं लेता हूँ यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक के जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान कैसे निकाले जाते हैं, इन एंगल्स के लिए इनके मान कैसे निकाले जाते हैं। तो ये सब आपने 10th क्लास में सीखा है, पर यहाँ अपन दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। तो इस टेबल को मैं दोबारा आपको बनाना सिखाऊंगा, और 11th में मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इसके अंदर जो भी मान आते हैं 90 डिग्री तक के कम से कम, वो आपको ABCD की तरह, जैसे आप जानते हो कि भाई C के बाद आपसे कोई पूछे कि क्या आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत कह दोगे कि सर C के बाद D आता है। आप उसके लिए कोई दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगा, इतना अभ्यास आपने उसका पहले कर लिया है। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 11th क्लास में हमें ये टेबल भी पूरी ऐसे ही याद होना चाहिए। आपसे कोई कभी भी मान पूछ ले, नींद में भी पूछ ले आपसे, तो आपको उसका मान याद निकलना चाहिए, ठीक है ना। और फिर भी अगर नहीं रहती है याद तो बनाना मैं सिखाऊंगा, ऐसे आप बना के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें एक शॉर्टकट जनरली बताया जाता है याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो वो शॉर्टकट क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमें यहाँ पर पहले 0 से स्टार्ट करना है, तो ऊपर अपन 0 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 के अंतर लेंगे, मतलब अपन इसको इन देसी भाषा में कहते हैं पाव पाव का अंतर लेना, ठीक है ना। तो 0 से 1/4, फिर इसके बाद 1/4 और बढ़ा देंगे, तो ये जैसे एक पाव हो गया, ये आधा हो गया। अब इसके बाद 3/4, ये 3 पाव हो गया और ये 1 हो गया। तो बस ये ऊपर का पाव पाव का अंतर हमें याद रखना है, सिंपल सी बात ये है। तो अब ये फर्स्ट, इससे हमारी क्या होगी, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाया जाता है, अब मैंने जो ऊपर लिखा है इसका हमें अंडर रूट लेके यहाँ लिखना है बस। तो 0 का अंडर रूट हम जानते हैं 0 होता है। 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 और 4 का 2 जाएगा। 1/2 का अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 आएगा। 3/4 का अंडर रूट आएगा √3/2, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो हमारी इससे पहली रो बन जाती है। अब इसमें कैसे मान पढ़े जाते हैं, जैसे आपको साइन 30 का बताना है, तो साइन तो ये रहा, और थीटा का मान 30 लेंगे, तो साइन और 30 के सामने ये वैल्यू पड़ेगी, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। टेबल आपको पढ़ना जरूर आता होगा। कोई पूछे साइन 60 कितना होता है, तो साइन और 60 के सामने देख लो, तो अंडर रूट 3/2। इस तरह से हम मानों को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली रो हमने बना ली, ठीक है ना, हमने इनका रूट करके पहली रो बना ली है। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो हमारी दूसरी रो बन जाएगी, तो मैं उल्टा उधर से लिखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो पहले यहाँ 1 लिखूंगा मैं, फिर हमारे पास आएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, और वापस यहाँ आ जाएगा 0। तो हमने इसी को उल्टा करके लिख दिया है, तो इससे दूसरी बन जाती है हमारे पास। तो ये कोस के मान बन गए, कोस के 0 से लेकर 90 तक के मान हमारे पास बन गए हैं। अब बनाने में टेन के मान, तो टेन आप जानते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है इसको। तो इसका मतलब हम दोनों मानों का भाग देंगे, साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देंगे, तो हमारे टेन थीटा वाला जो रो है वो बन जाएगा। तो देखो 0, यहाँ पर साइन का मान 0 है, कोस का 1 है, तो मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा करूँगा तो 0/1,
0/1 जो होता है वो 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो वो 0 आती है, ठीक है ना, तो ये 0 बन जाएगा। 1/2 में जब √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा और ये रह जाएगा 1/√3। ऐसे जब यहाँ भाग देंगे हम तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भाग देंगे हम √3/2 में 1/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 का मतलब √3 हो जाएगा। और यहाँ 1 में 0 का भाग देंगे। अब 0 का भाग जब लगता है, ठीक है ना, संख्या में जब 0 का भाग लगता है तो वो संख्या अनंत बन जाती है, तो ये अनंत हो जाएगा हमारे पास। अनंत को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 0 से 90 तक के जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 3, उनके मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इनके उल्टे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो भी आप साइन के लिए निकालोगे उसका उल्टा करने से कोसेक के लिए निकल जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो पहले साइन 30 का मान निकालो, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 का निकालो। साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा कर दो क्योंकि कोसेक आ रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका उल्टा करें, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि कोस 60 का मान बताओ, तो कोस 60 का मान बताएंगे तो कोस और 60 ये रहा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2। फिर आपसे कोई कभी पूछा जाए कि कोट 30 का मान बताइए, कोट 30 का, तो कोट 30 अपन लिखते हैं, देखो कोट 30। अब कोट 30 जो होता है ना वो टेन 30 का उल्टा होगा, क्योंकि कोट 10 का उल्टा होता है। तो हमें पहले टेन 30 निकालना पड़ेगा, टेबल के आधार पर बता रहा हूँ मैं। तो टेन 30 निकाल लो, तो 10 और 30 डिग्री के सामने देखो 1/√3, तो 1/√3 मान है टेन 30 का, इसका उल्टा कर दो तो √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा। तो वैसे आपको आता होगा मैं मानता हूँ, पर फिर भी मैंने आपको दोबारा रिकॉल कर लिया, इसको बता दिया मैंने आपको। तो इस तरह से आप सारे मान ज्ञात कर सकते हो। अब ये टेबल मैंने क्यों बताई है आपको, क्योंकि 11th क्लास में, जैसे 10th क्लास तक तो आप केवल 0 से 90 तक के मानों का ही यूज़ करते हैं, पर 11th क्लास में मान हम 90 से ज़्यादा का भी यूज़ करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 240 डिग्री निकालिए, तो 240 डिग्री का मान आपको याद ही नहीं है, पर यहाँ पर हम इस मेथड को भी सीखेंगे कि 90 डिग्री से बड़े एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। पर उसके लिए बेसिक में यही काम आएगी टेबल, ठीक है ना। हम बड़े एंगल के मान ज्ञात करेंगे, पर बेस में यही मान काम आएंगे, मतलब इन्हीं मानों के आधार पर ही मैं साइन 240 का मान ज्ञात कर पाऊंगा आगे। तो हमें कम से कम ये टेबल याद होना चाहिए। तो ABCD की तरह आप इस टेबल को याद करने की कोशिश करें। इसके मानों को आपको याद होगी वैसे, फिर भी आप कोशिश करें, नहीं है तो कोशिश करें कि मान हमें डायरेक्टली याद रहे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट एक त्रिभुज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये बड़े एंगल्स के मान निकालना मैं आपको आने वाले जो वीडियो रहेगा मेरा अगला, उसमें मैं बताऊँगा। आज मैं एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अपना आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा किसी त्रिभुज के लिए ज्या नियम, इसको बोलते हैं साइन रूल, और कोज्या नियम मतलब कोसाइन रूल, क्योंकि हिंदी में साइन को ज्या भी बोला जाता है और कोसाइन को कोज्या बोला जाता है। तो किसी त्रिभुज में ये रूल क्या होते हैं इसको हमें समझना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए, फिजिक्स के लिए मेनली, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सी बार इसकी आवश्यकता में पड़ती है। तो देखो ये जो रूल है ये कोई किसी विशेष त्रिभुज से बंधा हुआ नहीं है, ये रूल सभी त्रिभुजों में अप्लाई हो सकता है, कोई सा भी टाइप का त्रिभुज हो सब में अप्लाई हो सकता है। इसके लिए कुछ विशेष चीज़ें मानी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल है आपके पास ABC है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मानक रूप से A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से लिखा जाता है, मतलब ये पूरी BC भुजा जो है वो A के बराबर मानी जाती है। छोटा लेटर ले लिया हमने, A का छोटा लेटर A। ऐसे B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से लिखा जाता है, और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से लिखा जाता है। ये एक तरीका है मतलब इसको लिखने का। इसके बाद यहाँ पर एंगल जो होते हैं, इस एंगल को शीर्ष A के पास वाले एंगल को बहुत से लेखक A मानते हैं, बहुत से अल्फा मान लेते हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे B के लिए जो एंगल है यहाँ पर इसको बीटा, और C के लिए जो एंगल है इसको अपन गामा मान लेते हैं। तो ये इसका एक मानने का तरीका है। अब देखो इसमें ज्या नियम क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज में ज्या नियम जो होता है वही होता है कि आप इन एंगल्स की ज्या ले लो। जैसे मान लो अपन ने अल्फा कोण की ज्या ले ली, अल्फा कोण की ज्या होती है साइन अल्फा, मतलब साइन लेना है उसका, तो साइन अल्फा बटा अल्फा के सामने जो भुजा है उसका अनुपात, ठीक है ना, साइन अल्फा बटा है, ऐसे हो जाएगा साइन बीटा बटा बी, और ऐसे हो जाएगा साइन गामा बटा सी।
ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। आप इनका उल्टा भी कर सकते हो, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, a बटा साइन अल्फा बराबर b बटा साइन बीटा बराबर c बटा साइन गामा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इस रूल का फ़ायदा क्या है? इस रूल का फ़ायदा ये है कि अगर आपको मान लो कोई भी दो एंगल दे दिए, उसने साइन अल्फा बीटा दे दिए, मान लो उससे साइन अल्फा साइन बीटा निकल जाएगा, किसी एक भुजा का मान दे दिया तो आप दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये किसी भी ट्रायंगल में लग जाती है, समकोण त्रिभुज यहाँ होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये रूल बहुत फायदेमंद है जब आपका त्रिभुज क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप कर्ण लंब और आधार के रूप में अपना नियम लगा देते हो, पर अन्य त्रिभुज में हम क्या करेंगे? तो अन्य त्रिभुज में रूल काफ़ी फायदेमंद होता है और काम भी आएगा हमारे 12th क्लास में जब आप फिर इसमें कुछ डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ काम भी आता है। और यहाँ भी न्यूमेरिकल वगैरह अगर हम करें, इस तरह के न्यूमेरिकल हम लेंगे तो वहाँ भी काम आता है ये। तो ये हो गया हमारे पास ज्या नियम। नेक्स्ट है हमारे पास कोज्या नियम। कोज्या नियम, इसको बोलते हैं हम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, तो बस इसका भी काम वही है। इसका काम भी जैसे यहाँ भुजा वगैरह के बीच में, भुजा और एंगल्स के बीच में रिलेशन है, ऐसे इसमें भी भुजा और एंगल्स के बीच में रिलेशन रहेगा। तो कभी कोस के मान दे रखे हो आपको तो आप इस कोज्या नियम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कोज्या नियम क्या रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो अपने को भुजा ए का मान निकालना है, तो आप ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्ग, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ आता है -2bc। अभी आप एक को चेक करो, दूसरे अपने आप लिख दोगे खुद ही, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ ये पैटर्न बनेगा सेम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, और फिर बी और सी के बीच का जो एंगल है उसके में कोज्या लेनी है। तो बी और सी के बीच का एंगल जो है अल्फा है, तो इसकी कोज्या हो जाएगी कोस अल्फा। तो ये इनमें रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने ये लिखा, ऐसे अपन दूसरा भी लिख सकते हैं। अब जैसे बी के लिए आप लिखना है बी स्क्वायर बराबर, तो बी भुजा के लिए अगर हम लिखेंगे तो बी के अलावा शेष भुजाएं हमारे पास बची ए और सी, तो इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, वर्ग का योग, माइनस फिर ये आ जाएगा दोनों का गुणनफल 2ac, और ए और सी के बीच का कोण जो है बीटा, उसकी कोज्या कोस बीटा। तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा यहाँ पर दूसरा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा और बना सकते हैं अपन, यहाँ से तीसरा बना सकते हैं सी स्क्वायर के लिए। तो सी स्क्वायर बराबर हम बनाएंगे तो सी के अलावा भुजाएं बचेगी हमारे पास ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये हो जाएगा कोस गामा, क्योंकि ए और बी के बीच का कोण गामा है। तो इस तरीके से आप जैसे आपकी आवश्यकता है उस भुजा के लिए आप इस रूल को लगा सकते हैं। और जो भी आपसे पूछे, कभी अल्फा कोस अल्फा पूछ ले, मान लो आपसे अल्फा पूछ ले, भुजाओं के मान दे सकता है, ए बी सी के मान दे दे, कोस अल्फा पूछा जा सकता है, या फिर बी और सी का मान दे दे, उनके बीच का कोण दे दे आपको, ए पूछा जा सकता है। तो ऐसी जो भी आवश्यकता हमारी होगी उसके अनुसार हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो जब यूज आएगा तब इसका अपन एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हमारा जो है अब कंप्लीट होता है, और आपने आज नई बात सीखी होगी ज़रूर इसमें। नेक्स्ट फिर नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें भी मैं आपको 11th क्लास में जो नई चीज़ है, कोणों 90 डिग्री से अधिक मान के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सेशन रहेगा वो भी। तो उसमें आप बहुत नई बातें सीखोगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।